हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दीज आर हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। मैंने आपके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड इफ यू हैव कवर्ड दोज कॉन्सेप्ट्स तो आपको ये एमसीक्यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये हाईली एक्सपेक्टेड है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So the first question, debentures which are transferable by mere delivery are bearer debentures। जैसे आपको पता है bearer वर्ड हम यूज करते हैं कि जिसके हाथ में वो चीज है वो उसी की है। तो bearer debentures are transferable by mere delivery. Then this is a very interesting question, very important. The following journal entry appears in the books of X company limited। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें जरूरी नहीं कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की नॉलेज ही होनी चाहिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स से भी आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कह रही ये जर्नल एंट्री हमने पास की है, आपको ये बताना है कि जो डिबेंचर्स हैं वो हमने कितने परसेंट के डिस्काउंट पे इशू किए, राइट। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे अगर ये दोनों भाई आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है दैट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, और इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। इसका ये मीनिंग है कि इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने दो चीजें दिखाई हैं। वन इज द इशू वाला डिस्काउंट एंड सेकंड इज रिडेम्पशन वाला प्रीमियम। यानी कि इसमें इशू वाला डिस्काउंट होगा 25,000 का और रिडेम्पशन वाला प्रीमियम तो सेम 50,000 का होगा। In short, discount on issue of debentures is 25,000. It is what percentage of face value? क्योंकि जब भी डिस्काउंट और प्रीमियम को परसेंटेज में फाइंड आउट करना होता है तो हम फेस वैल्यू से देखते हैं। फेस वैल्यू इज 5 लाख, so simply the debentures are issued at a discount of 5%, right? Interesting question. Next, एक्स कंपनी लिमिटेड ने परचेज किए हैं एसेट्स वर्थ ₹28,80,000। इसने इशू किए हैं डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताने हैं जो हमने इशू किए हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड टू द वेंडर, इसका फॉर्मूला आपको पता है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, राइट। इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो यहाँ पर हमने पे करने हैं 28,80,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस वुड बी 96, बिकॉज 100 इज द फेस वैल्यू एंड 4% यानी ₹4 का डिस्काउंट है। सो द आंसर वुड बी 30,000 डिबेंचर्स, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट इफ। नाउ आई टोल्ड यू कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक बात आपको ये याद रखनी है कि अगर डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं तो कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो एक बार देख के चले जाते हैं, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे अगर डिबेंचर्स को इमीडिएटली कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, अगर कंपनी ने अभी आपको ₹100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया 90 में और ये इमीडिएटली ही कन्वर्ट भी होने हैं या तो कंपनी के शेयर्स में या न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में, तो देखो यहाँ पे कंपनी के लिए फेयर नहीं है। यहाँ पे भी फायदा मिल गया डिबेंचर होल्डर को, डिस्काउंट मिल गया और उसको शेयर्स भी मिल गए जो वो इमीडिएटली मार्केट वैल्यू पे सेल कर सकता है और फ्री का प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे अगर उनको इमीडिएटली कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द पॉइंट। ओके देन, when debentures are issued at par and redeemable at premium, loss on such issue is debited to। तो आपको पता है जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होती है तो इशू की ही एंट्री में दो भाई आ जाते हैं। डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्रेडिट वाले भाई का नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो it will be debited to loss on issue of debentures account. Then, excess value of net assets over purchase consideration at the time of purchase of business। तो जो आपने एसेट्स परचेज किए जैसे उनको आप डेबिट करेंगे, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, लेट्स से 5 लाख, और परचेज कंसिडरेशन जो हमने वेंडर को पैसे देने हैं लेट्स से वो कम है 4 लाख, so the difference is credited to, you know this, capital reserve।
अगर क्रेडिट पे आता है बैलेंस तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट पे आता है तो गुडविल, यू नो दिस. ओके देन, व्हेन ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, द बैलेंस इन डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड अकाउंट. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंकिंग फंड का टॉपिक बताया था. सिंकिंग फंड को ही हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट भी कहते हैं. जब रिडेम्पशन हो जाती है तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, जो डीआरआर के साथ भी होता है. राइट? चलो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे. The nominal and book value of debenture redemption fund investments are 1,96,000. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो नॉमिनल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की वो 1 लाख है और उसी की जो बुक वैल्यू है दैट इज 96,000. अब आप कहोगे हमें तो इनका मीनिंग ही नहीं पता. अगर आपको इनका मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. वैसे नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है, उसके फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है, और बुक वैल्यू इज जो मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है. ऐसा हो सकता है जैसे ट्रेजरी बिल्स में आप पढ़ते हो दैट ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार. तो यहाँ पे जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो फेस वैल्यू है. ठीक है, नहीं भी पता है तो भी इतना समझो ये फेस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की और ये मेरी बुक्स में वैल्यू आ रही है, दोनों सेपरेट है. फिर वो कह रहे हैं कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल की है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 30,000 है. तो 30,000 जिन इन्वेस्टमेंट्स की नॉमिनल वैल्यू है वो हमने सेल कर दी. अच्छा, अब हम खुद से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इनकी बुक वैल्यू क्या रही होगी, मेरे लिए इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या रही होगी. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 28,800. ये मेरे लिए वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की, बुक वैल्यू. सो हमने इन्हें सेल किया है एट अ प्राइस which is just sufficient to redeem debentures of 30,000 at 10% premium. तो इन इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल किया है इतने पे कि मेरे पास 30,000 के डिबेंचर्स की रिडेम्पशन के लिए सफिशिएंट पैसे आ गए और वो रिडेम्पशन है भी प्रीमियम पे. तो 30,000 के डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम किया तो 33,000 रुपीज हमें चाहिए रिडेम्पशन के लिए, यानी इन इन्वेस्टमेंट्स को आपने सेल किया है एट 33,000 रुपीज. तो अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल. तो सिंपल है, मेरे लिए वैल्यू है 28,800 और हमने सेल किया 33,000 का, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4,200. तो यहाँ पे अगर आपको नॉमिनल और बुक वैल्यू का प्रॉपर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यहाँ देखते हैं ओन डिबेंचर्स. ये भी मैंने आपको कहा था कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक लाइन में मैंने आपको मीनिंग बता दिया था. कंपनी जब खुद के ही डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर रही है और उनको इन्वेस्टमेंट की तरह रख रही है, तो इसका सही आंसर हो जाता है विच द कंपनी परचेजेस फ्रॉम द मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट्स. चलिए देन, now this is also not in your syllabus, profit on cancellation of own debentures, but I still wanted to show you क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो एक बार देख के चले जाते हैं. तो इसका सही आंसर है कैपिटल रिजर्व. कैसे याद रख सकते हो, जैसे शेयर्स चैप्टर में भी जब आप शेयर्स को फोरफीट करते हो और फिर री इशू करते हो तो फाइनल जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिजर्व में ना. उससे थोड़ा आप लिंक करके इसे याद रख सकते हो, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है. चलिए, when debentures are redeemed out of profits an equal amount is transferred to DRR. मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो 100% हम DRR क्रिएट करते हैं. देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रेडिटेड टू. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. जब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं और कुछ प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट भी हम फंड में ट्रांसफर कर देते हैं विच इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट. देन दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो जो भी बैलेंस बचता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में विच इज एक्चुअली नथिंग बट प्रॉफिट और लॉस, उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में. सिंकिंग फंड अकाउंट को ही हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट कहते हैं. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को ही हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. राइट? चलिए आगे देखते हैं.
When debentures are issued at a discount and redeemed at premium, which account is debited? ये question repeat हो गया है, so this is loss on issue of debentures. अगर वो पूछते which account is credited at the time of issue, तो हम कहते हैं premium on redemption of debentures. Okay then, which of the following statements is not correct? First statement है DRR cannot be created if a company is in loss and there is no general reserve available in the balance sheet of company. This is a true statement. अब जैसे आपको पता है DRR is created out of those profits which are available for distribution of dividend. But अगर profits ही नहीं है, general reserve भी नहीं है, तो DRR कैसे बनाएंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को आप यूज नहीं कर सकते फॉर रिडेम्पशन, करेक्ट. इसे हम यूज नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक रिजर्व है. रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी हम यूज नहीं कर सकते फॉर रिडेम्पशन, करेक्ट, ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है. देन अमाउंट ऑफ डीआरआई कैन बी लेस देन 15% इन केस द कंपनी इज फेसिंग लॉसेस. दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा सही आंसर है. ऐसा नहीं है कि आपके लॉसेस हैं तो आप डीआरआई में 15% से कम इन्वेस्ट करोगे. नो, दिस इज नॉट हैपनिंग. चलिए आगे चलते हैं. देन विनोद प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे एक कंपनी है जिससे रिडीम करने हैं 10,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू है 100 एक डिबेंचर की. तो ये एक अनलिस्टेड कंपनी हो गई क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, और ये अदर होगी, एनबीएफसी और एचएफसी तो नहीं लिखा, तो इसे डीआरआर क्रिएट करना है. वो पूछ रहे हैं हाउ मच डीआरआर कैन द कंपनी क्रिएट, तो वही मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे 10,000 इंटू 100, टोटल 10 लाख रुपीज हो गई फेस वैल्यू. 10 लाख का 10% इज 1 लाख. तो देखें क्या कंपनी यहाँ पे 1 लाख का डीआरआर क्रिएट कर सकती है? Company will use this surplus profits, will use this general reserve, cannot use the workman compensation reserve, इससे DRR नहीं बना सकते, cannot use the revaluation reserve. तो ये दो reserves हम use करेंगे for the creation of DRR. तो हम 90,000 का ही create कर सकते हैं, 1 लाख का नहीं कर पाएंगे, right? Then Can a company create DRR more than 10%? Absolutely yes, क्योंकि 10% की requirement तो minimum requirement है, और वैसे भी जब redemption is out of profits तो हम 100% का DRR create करते हैं. So the next question, dash is to be created on or before 30th April. आपको पता है the answer is DRI, debenture redemption investment. On or before 30th April for the redemptions to take place in this financial year till the end of the year. Okay. हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि एक लिस्टेड एचएफसी है. हमें ये बताना है कि इसे कितना डीआरआर और कितना डीआरआई बनाना है. आपको पता है लिस्टेड कंपनीज को डीआरआई तो क्रिएट करना ही होता है, मतलब इन्वेस्ट तो करना ही होता है, बट डीआरआई बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो डीआरआई एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. सो 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपीज का 15% यानी 75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो दिस इज द राइट आंसर. देन द लास्ट क्वेश्चन, विनोद फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि एक अनलिस्टेड एचएफसी है. नाउ अनलिस्टेड एचएफसी है तो डीआरआर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और डीआरआई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आई होप यू रिमेंबर द रूल्स. Rule 18 of the company's share capital and debentures rules, which were amended in the year 2019. Right? So the correct answer is no DRR and no DRI. Right, champs? So I hope this video helped you. If it did, please like the video and subscribe to our channel. These are highly expected questions. मतलब there is a high probability कि यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपसे. So we have covered a lot of concepts from this chapter in a very simple and easy manner. So I'm sure कि अब आपको redemption of debentures chapter में MCQs attempt करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट. सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.